सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों के अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा विशेष कक्षा है। आज की कक्षा में हम लोग फलादेश कैसे करें किसी भी एक निश्चित भाव का, उस पर आधारित हम लोगों की कक्षा होने वाली है। हालांकि इस महीने की यह 20वीं कक्षा है जो फलादेश कैसे करें उनके सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि यदि किसी भी भाव का विचार करना हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10वें भाव का फलादेश हम लोग कैसे करें नौकरी व्यवसाय के लिए, तो भाव को देखना आवश्यक है, भावेश को देखना आवश्यक है एवं भाव के कारक ग्रहों को देखना आवश्यक है। क्या पाप कर्तरी में है, पाप युक्त है? तो यहाँ पर देखा जाए सूर्य 10वें भाव के 12वें शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है एवं 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल देव यहाँ पर शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं जो चौथे एवं 9वें भाव के स्वामी हैं। अतः 10वां भाव पाप कर्तरी में नहीं हुआ, भाव पाप कर्तरी में नहीं है। भावेश को देखा जाए, भावेश के एक तरफ तो राहु देव हैं, दूसरे तरफ सूर्य देव हैं। सूर्य देव सात्विक ग्रह हैं और लग्नेश भी हैं, इसलिए सूर्य देव को यहाँ पर क्रूर ग्रह या पाप ग्रह नहीं कहा जा सकता। साथ में देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि, सुख पर दृष्टि भी है, यानी कि भाव एवं भावेश दोनों में कोई भी पाप कर्तरी में नहीं है। यदि पाप कर्तरी में होता है तो भाव के फलों में नुकसान होता है। भाव से त्रिकोण में यदि पापग्रह होते हैं, भाव से त्रिकोण में यदि पापग्रह होते हैं तब भी भाव के फलों को नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर भाव से त्रिकोण में देखा जाए कि इस भाव के त्रिकोण में एक दूसरा भाव, 10वें भाव से 5वें भाव में दूसरे भाव में सूर्यदेव हैं, 10वें भाव से 9वां भाव जो कुंडली का 6ठा भाव होता है, यहाँ पर केतु देव है। सूर्यदेव के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि इस कुंडली में सूर्यदेव शुभग्रह का काम कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र भाव के भी स्वामी है, त्रिकोण भाव के भी स्वामी है। सूर्यदेव सात्विक ग्रह भी है, उनकी राशि भी सात्विक। तो यहाँ पर सूर्यदेव पापग्रह नहीं हुए क्योंकि लग्नेश भी है। अब रही बात केतु देव की, तो केतु देव पापग्रह है। पापग्रह का एक गुण होता है, हालांकि केतु देव पापग्रह तो है ही, सभी पुस्तकों में केतु देव के बारे में पापग्रह ही बतलाया गया है, परंतु केतु देव में कुछ गुणधर्म विशिष्ट, कुछ विशेष गुणधर्म केतु देव में पाए जाते हैं, जिसके कारण केतु देव अपने आप में एक अलग प्रकार के ग्रह हो जाते हैं। केतु देव शुभग्रह का भी काम करते हैं एवं पापग्रह का भी काम करते हैं। जब कर्तव्यशीलता की बात हो, यदि बात कर्तव्यशीलता की हो, बात सत्यता की हो, तो केतु देव शुभग्रह का काम करते हैं। अन्य परिस्थितियों में केतु देव पापग्रह का काम करते हैं, क्योंकि केतु देव मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष तब मिलती है जब व्यक्ति में सत्यता होता है। तो एक तो मोक्ष भाव के स्वामी भाव से मंदिर भाव में बैठ गए, तो इनका पापत्व गुण उस कम से कम 10वें भाव के कार्य शैली के लिए कुछ अच्छा ही दर्शा रहा है कि व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो थोड़ा उसमें ईमानदारी देखने को मिल सकती है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। साथ ही भाव के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना
जो पंचम भाव के स्वामी हैं एवं धर्म भाव के स्वामी मंगल देव से दशम भाव के स्वामी का 1-10 का संबंध होना भी कर्तव्यों में सात्विकता को दर्शाता है। तो भाव भावेश पाप कर्तरी में नहीं है एवं भाव से त्रिकोण में प्रथम दृष्टिया पापग्रह क्रूरग्रह दिख तो रहे हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं? प्रभावहीन हैं। ये सभी क्या है? प्रभावहीन है गुरु। हाँ, वह उतना पाप फल नहीं दे रहा है, क्योंकि केतु देव से चौथे देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं मजबूत स्थिति में। केतु देव से 10 में बुध एवं चंद्रमा बैठे हुए। केतु देव पर शनि की दृष्टि है, जो शनिदेव ऊंचके जैसा फल देने वाले हो गए एवं नवमांश में भी ऊंचके हो गए। तो यदि कोई पापग्रह ऊंचिका हो जाता है तो ठीक ठाक ही फल देता है। और केतु देव में एक और गुण है कि जब केतु देव जिस भाव में होते हैं उस भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट होते हैं तो केतु देव में सात्विकता थोड़ी बढ़ जाती है। यही बात है। चलिए यहां तक। साथ ही भाव के कारक ग्रहों का भी विचार करना चाहिए। भाव के कारक ग्रह आप सभी सामान्यतः जानते हैं। सभी भावों के कारक ग्रहों की हम 2 मिनट में चर्चा कर लेना चाहते हैं। जैसे कि लग्न के कारक सूर्य एवं चंद्रमा होते हैं। यदि लग्न भाव से संबंधित चर्चा की जाए तो, दूसरे भाव से संबंधित अगर यदि चर्चा किया जाए तो यदि धन की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, वाणी की बात हो तो बुध देव, आंख की बात हो तो सूर्य या चंद्रमा। तो दूसरे भाव से आंख का विचार किस ग्रह से किया जाता है? सूर्य या चंद्रमा से? सूर्य से गुरु जी। सूर्य देव दाहिना आंख, चंद्रमा बाया। कुंडली में दाहिना कौन है, बाया कौन है? दाहिना तो यही हो गया ना, द्वितीय भाव दूसरा। तो सूर्यदेव यदि आंख का विचार करना हो तो सूर्यदेव कारक हो जाते हैं। कुटुंबी जनों का भी विचार दूसरे भाव से किया जाता है। तो यदि कुटुंबी जनों का विचार किया जाए तो गुरु एवं शुक्रदेव कारक ग्रह हो जाते हैं। तीसरे भाव के कारक मंगल देव होते हैं, क्योंकि यह भाव छोटे भाइयों का, छोटे अनुजों का, छोटे बहनों का है, खास छोटे का। तो जब छोटे भाई का विचार करना हो, खास सहोदर छोटे का विचार करना हो तो मंगल देव। तीसरा भाव से संचार भी देखा जाता है। यदि बात संचार की हो, गतिविधियों की हो, एक्टिविटी का हो, स्किल पावर का हो तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, बुधदेव अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं और भाव का स्वामी अपने भाव से 11वें हैं। तो क्या स्किल पावर मजबूत हुआ कि नहीं इस कुंडली में, इस जातक के लिए? जी सर, स्किल पावर मजबूत हो गया। यदि आयु का विचार किया जाए तो अष्टम होने के कारण तीसरे भाव से आयु का भी विचार किया जाता है। तो तीसरे भाव से जब आयु का अगर विचार करना हो तो शनि देव कारक हो जाते हैं। चौथे भाव से के मुख्यतः कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं। यदि माता, भावना, मन का विचार करना हो तो चौथे भाव के कारक चंद्रदेव हो जाते हैं। चौथे भाव से प्रारंभिक शिक्षा की भी बात की जाती है। तो यदि शिक्षा की बात हो तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। मन की स्थिरता के लिए चंद्रमा कारक होते हैं। शिक्षा ज्ञान के लिए बुधदेव। चौथे भाव से वाहन का भी विचार किया जाता है। यदि वाहन इत्यादि का विचार करना हो तो चौथे भाव के कारक शुक्रदेव हो जाते हैं। चौथे भाव से बने हुए मकान की भी चर्चा की जाती है, देखा जाता है तो मंगल देव कारक बनते हैं। चौथा भाव लोकप्रियता का भी है। तो यदि लोकप्रियता का विचार विमर्श करना हो, जैसे कि चुनाव वगैरह की बात है कि चुनाव कैसा जाएगा, लोगों का सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, तो चौथा भाव देखेंगे। साथ ही शनि की भी स्थिति देखेंगे। गोचर में भी शनि की स्थिति यदि अच्छी हो और गोचर के कारण शनि देव का संबंध चौथा भाव या चौथे भावे से बन रहा हो तो चुनाव में
पर अच्छे परिणाम आने की उम्मीद रहती है। बढ़ जाती है। शनिदेव भूमि के भी कारक है। यदि भूमि जमीन हमारी हो सकती है नहीं हो सकती है, जमीन हमारे नसीब में है अभी या नहीं है, कैसे देखेंगे? तो शनिदेव की स्थिति एवं चौथे भाव की स्थिति को देख करके अगर सामंजस्य बनता है तो हम लोग सलाह दे सकते हैं। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव के कारक मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति होते हैं। संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति है। पंचम भाव से ज्ञान का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव से हम अपने इष्ट देव की साधना का भी विचार करते हैं, तो उसके कारक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। साधना के कारक कौन से ग्रह बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। पंचम भाव से आकस्मिक धन लाभ की भी बात की जाती है। ज्ञान एवं बुद्धिमता दोनों में काफी अंतर है। पंचम भाव से बुद्धिमता का भी विचार किया जाता है। उस स्थिति में बुध देव पंचम भाव के कारक हो जाते हैं। हम लोग आज की कक्षा में भाव विशिष्ट कारक पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब जिस विषय की वस्तु की चर्चा हो तो वह चर्चा संपूर्ण अपने आप में होनी चाहिए। बुधदेव पंचम भाव के लिए बुद्धिमता के लिए भी, अगर शेयर लॉटरी इत्यादि आकस्मिक धन लाभ की बारे में अगर फलादेश करना हो तो पंचम भाव के कारक देव बुधदेव बन जाते हैं। अब आते हैं छठे भाव पर। छठा भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। तो यदि शत्रुता वाली विचार करनी है तो मंगल देव को देखना चाहिए। मंगल देव शत्रुता हुआ, मुकदमा हुआ, चोट चपेट हुआ इत्यादि छठे भाव से, तो मंगल देव। अगर बीमारी या शोक से संबंधित या कर्ज से संबंधित अगर विषय वस्तु का फलादेश करना हो तो छठे भाव के कारक शुक्र का रहे शनि देव हो जाते हैं। अब इसके बाद में सातवें भाव पर आते हैं। सातवें भाव के कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति शुक्र पत्नी का कारक होता है एवं देवगुरु बृहस्पति पति के कारक। साथ ही सातवें भाव से यौन क्षमता का भी विचार किया जाता है। तो यदि बात यौन क्षमता की हो तो मंगल देव कारक होते हैं। आठवें भाव के कारक शनिदेव होते हैं। और जब बात गहन चिंतन का हो, आकस्मिक बुद्धि विचार का हो, तो जिस प्रकार के प्रश्न उस प्रकार के कारक ग्रह। यहाँ पर गुण तत्वों का ज्ञान भी मिलता है। तो गुण तत्वों का ज्ञान शुक्रदेव के मजबूती से मिलता है। अनुसंधान करने के लिए या अनुसंधानात्मक शिक्षा के लिए व्यापक हमारे पास में दृष्टिकोण होने चाहिए। अधिक से अधिक उसके कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। एकाएक सोचते रहना एकाएक किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना या निर्णय ले लेना, यह राहु देव का कार्य करता है। तो जिस प्रकार के प्रश्न हो, वह प्रश्न के आलोक में जो भी ग्रह बनते हैं उस प्रश्न के लिए वे ग्रह कारक ग्रह कहे जाते हैं। मुख्यतः अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है कि हमारी आयु कितने दिनों की होगी, हम कितने दिन इस पृथ्वी पर जिएंगे, आयु का भाग्य क्या है। तो वह आयु से नौवां यानी कि 12वें भाव से, क्योंकि शरीर की समाप्ति तो 12वें भाव से होती है, तो 12वें भाव का जो 9वां भाव बनता है वह 8वां भाव है। यानी कि मृत्यु का भाग्य क्या है, किस प्रकार मृत्यु होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सभी 8वां भाव। तो इन सभी चीजों का विचार यदि करना होता है तो शनिदेव कारक हो जाते हैं। कौन से ग्रह कारक होते हैं? शनिदेव। शनिदेव कारक हो जाते हैं। फिर इसके बाद में नवम भाव की चर्चा की जाए तो नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य एवं गुरु होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं। जहां बात या गुरु के भी कारक है, जहां से हमें ज्ञान मिलता है, तो सर्वप्रथम ज्ञान तो हमें अपने माता पिता से ही मिलता है।
माता एवं पिता दोनों से ही। तो नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही हो जाते हैं। सूर्य एवं गुरु दोनों ही ग्रह बनते हैं। अब आते हैं दसम भाव। दसम भाव के कारक सूर्य देव, शनि देव, बुध देव एवं गुरुदेव, चार ग्रह बनते हैं। सूर्य, बुध, गुरु एवं शनिदेव। क्योंकि सूर्य देव हमें पद प्रतिष्ठा देते हैं, बुध देव हमारे विवेकशीलता देते हैं, गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, शनिदेव हमें कर्तव्य क्षमता देते हैं। तो किसी भी कार्य में सफलता के लिए इन चारों चीजों का होना आवश्यक होता है, इसलिए चारों ग्रह कारक बनते हैं। अब 11वें भाव की बात की जाए तो 11वें भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 12वें भाव के कारक ग्रह कई ग्रह होते हैं। 12वें भाव से हम लोग शोक, सजा सबका विचार करते हैं। यदि 12वें भाव से शोक का विचार किया जाए तो शनिदेव कारक ग्रह बनते हैं। दंड, कारागार इत्यादि के अगर विचार करना हो, प्रश्न से संबंधित बातें देखनी हो, तो मंगल देव कारक हो जाते हैं। 12वां भाव लंबी यात्राओं का भी है, तो उस स्थिति में 12वें भाव के कारक राहुदेव हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के मधुर पलों का भी भाव 12वां है, तो उसके कारक शुक्रदेव हो जाते हैं। तो यह तो हुआ सभी भावों से संबंधित कारक ग्रह। अब इसके बाद में कल की कक्षा में जब हम लोग पढ़ रहे थे फल दीपिका पुस्तक के माध्यम से भाव चिंता अध्याय से, तो यह बात बनी थी कि पुस्तक की बातों को किसी कुंडली की आधार मानकर हम लोग चर्चा करें तो उत्तम बातें होंगे। तो वहीं पुस्तक की ही बातों को आधार लेकर के कुंडली पर चर्चा हो रही है। कक्षा के सदस्यों के द्वारा कल की कक्षा में यह भी बतलाया गया था, कहा गया था कि यदि हो सके तो भाव विशिष्ट कारक ग्रहों पर भी चर्चा किया जाए। क्या किया जाए? भाव विशिष्ट कारक ग्रह। तो ग्रह कितने होते हैं, जिसे अति विशिष्ट कारक ग्रह भी कहा जाता है या भाव विशेष कारक ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम सबों को ज्ञान होना चाहिए। कल की कक्षा में जब कक्षा का अंत समय चल रहा था, कक्षा की समाप्ति होने वाली थी और इस बातों की चर्चा हुई, तो हमने कहा कि अब समय नहीं है, इसलिए इस विषय वस्तु को कल की कक्षा के लिए रहने दिया जाए। तो भाव विशिष्ट को समझने के लिए सभी सदस्य अपने अपने सामने अपने स्वयं की कुंडली या अपने किसी परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य की कुंडली या अपने ऐसे मित्र जिसके बारे में आप पूर्व से जानते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कार्यकलाप के बारे में कुछ वर्ष पूर्व से जानते हैं, उस व्यक्ति की कुंडली को सामने रखें। या प्रतिदिन की कक्षा में कुंडली तो कम से कम सामने रखना ही चाहिए। यदि कुंडली रखते हैं और जो भी बात आप सुनते हैं उसको उस कुंडली पर यदि लगाते चलते हैं तो साथ के साथ प्रैक्टिकल भी होता चला जाता है। और हम लोग रोज कक्षा में शामिल होते हैं, रोज कक्षा करते हैं, तो हम लोगों के लिए नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सी बातों की जानकारी हो गई है, प्रतिदिन थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे पुनरावृत्ति हो जाए, यही काफी है। यही काफी है। तो फलित ज्योतिष में सभी जो जितने 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह किसी न किसी भाव के कारक होते, अपने आप में कारक होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने भाव के कारक होते हैं। कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रह अपने आप में बलवान हो जाता है, जिसे दिग्बली कहा जाता है। अब यहीं पे देखा जाए कि सूर्य की ही बात करें तो सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं।
सूर्यदेव दशम भाव के कारक भी हैं एवं सूर्यदेव नवम भाव के भी कारक हैं। तो कोई कभी ग्रह ऐसे होते हैं, अब शनि देव को ही लीजिए। शनि देव अष्टम भाव के कारक माने जाते हैं। आयु का विचार किया जाए तो तीसरे भाव के कारक होते हैं। सुख का विचार किया जाए तो, तकलीफ की विचार किया जाए तो शनि देव 12वें भाव के कारक होते हैं। ऋण का, कर्ज का, बीमारी का बात किया जाए तो छठे भाव के कारक हो जाते हैं। एवं दिग्बली की बात की जाए तो 7वें भाव में इन्हें दिग्बल मिलता है। लेकिन एक और स्थितियां हैं जहां पे एक कोई खास भाव है सभी ग्रहों के लिए कि एक विशेष भाव में वे विशेष फलदायक हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें भाव विशिष्ट कारक ग्रह कहा जाता है या अति विशिष्ट कारक ग्रह कहा जाता है। हमारे बाबा जी इस ग्रह के बारे में, ऐसे प्रकार के ग्रहों के बारे में कहते थे कि भाव विशिष्ट कारक ग्रह, कि किस भाव में कौन से विशेष ग्रह विशिष्ट, यानी कि एक जो नहीं होता है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें मान्यता दिया जाता है। तो हम सभी आज की कक्षा में यही भाव विशिष्ट ग्रह के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्यदेव से ही शुरू करते हैं। तो सूर्यदेव यदि 11वें भाव में होते हैं तो यह भाव विशिष्ट कारक ग्रह कहे जाते हैं। सूर्यदेव हाँ 11वें भाव में यदि सूर्यदेव होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। ये वृद्धि कारक ग्रह माने जाते हैं। जिसके एक जन्म कुंडली में या जिसके 11वें भाव में सूर्यदेव होते हैं उसे जीवन भर स्थिर आय की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता रहता है। वैसे 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, परंतु किसी भी लग्न में यदि सूर्यदेव यहाँ पर 11वें भाव में हो तो अत्यधिक फल देते हैं, अब अच्छे फल। लेकिन अब भाव विशिष्ट ग्रह संबंधित भाव में नीच का ही हो जाए या नीच के अंश में हो, नीचांश में हो, तो क्या वह अच्छा फल देगा? नो सर। नहीं गुरुजी। नहीं देगा। कुछ त्रिदोष के बारे में हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था। जिस ग्रह में त्रिदोष में कोई भी एक दोष हो जाए वह ग्रह अच्छे फल नहीं देता। अब आते हैं चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं एवं चौथे भाव में इन्हें दिग्बल भी मिलता है। परंतु चंद्रमा यदि लग्न में हो, यदि चंद्रमा लग्न में हो या चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो यह अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाता है। यह क्यों? तो प्रथम भाव का चंद्रमा जातक को भावुक बनाता है और दूसरों को भला चाहने वाला बनाता है। ऐसे में जातक समाज में वह आदरणीय बन जाता है या आदर का पात्र हो जाता है और समाज वैसे व्यक्ति का हमेशा आदर भी करता है। यदि यही चंद्रमा सप्तम भाव में हो जाता है या लग्न में भी है तब भी तो सप्तम भाव को देख ही रहा है, लेकिन देखना अलग बात है और स्थित होना अलग बात है। दोनों के फलों में कुछ तो परिवर्तन हो ही जाता है। एक काम आप स्वयं करें सो और एक आपके दिशा निर्देश में हो सो, क्या दोनों में अंतर हो जाएगा या नहीं होगा? होगा गुरुजी, हो जाएगा। तो वही भावस्थ ग्रह का मतलब अपने से काम करना और दृष्टि का मतलब आपके निर्देश में काम हो जाना। तो यदि 7वें भाव में चंद्रमा होते हैं तो यह भाव विशिष्ट ग्रह माने जाते हैं और अच्छे फल देते हैं। इससे क्या होता है
एक तो व्यक्ति का स्वभाव सौम्य होता ही है, जीवन साथी भी सौम्य स्वभाव का होता है, मिलने की संभावनाएं बनती है। परंतु खास विशेष बात यह है कि जिसके सप्तम भाव में या लग्न में चंद्रमा होते हैं, यह बड़ों का मान आदर अवश्य करता है। यह चंद्रदेव लग्न एवं सप्तम भाव दोनों ही भाव में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं और यह अच्छे फल प्राप्त देते हैं। अब इसके बाद में मंगल की बात करते हैं, तो यदि मंगल देव कुंडली में, वैसे मंगल देव कुंडली में तीसरे एवं छठे भाव के कारक, मुख्यतः मंगल देव तीसरे एवं छठे भाव के कारक ग्रह हैं। दसम भाव में इन्हें दिग्बल मिलता है और ये भाव विशिष्ट कारक ग्रह भी दसम भाव के ही हैं। यही दसम भाव में यदि मंगल देव होते हैं तो यह भाव विशिष्ट कारक ग्रह हो, योग कारक हो जाते हैं या कारक हो जाते हैं, अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम में, चाहे वह नौकरी फिजिकल हो या मानसिक हो, ऊर्जा उत्साह तो चाहिए ही चाहिए। तो मंगल देव जिस भाव में होते हैं उस भाव के कार्यों में ऊर्जा उत्साह देने का प्रयास करते हैं, इसलिए यहाँ एक आवश्यक। अब आते हैं बुधदेव पर चर्चा करते हैं। तो बुधदेव दसम भाव के कारक है, वैसे तीसरे भाव के भी कारक हैं, पंचम भाव के भी कारक हैं, दसम भाव के भी कारक, अलग अलग प्रश्नों को। बुधदेव प्रथम भाव में बुधदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, बुधदेव को दिग्बल प्रथम भाव में प्राप्त होता है। तो सूर्य जिस भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं उसी भाव में बुधदेव भी 11वें भाव में यह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हो जाते हैं। जिसके 11वें भाव में बुधदेव होते हैं ऐसा व्यक्ति किसी भी एक प्रकार के कार्यों पर बंधा हुआ नहीं रहता। कई क्षेत्र के काम करते हैं, नौकरी कर रहा है व्यक्ति, फिर वह कोई साइड में कोई और काम किया और काम में, कई क्षेत्र आय के कई स्रोत करने का प्रयास भी करता है व्यक्ति और लगभग वह सफल भी होता है। अब आते हैं बुधदेव के बाद में देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सबसे अधिक भावों के कारक ग्रह बतलाए गए हैं जातक शास्त्रों में, हमारे गुरुजनों के द्वारा भी। हमें पूछते, यह ज्योतिष विद्या है, यह देव विद्या है, ग्रहों के गुण धर्म की चर्चा होती है। हमें इस शास्त्र का ज्ञान गुरुजनों के मुख से सुने सर्वोत्तम होता है। हालांकि सेल्फ स्टडी स्वाध्याय से बड़ा तो कुछ ज्ञान वर्धन के लिए है ही नहीं। यदि व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो वहां पे मनन चिंतन करने का भी काम होता है। व्यक्ति जब सेल्फ स्टडी करेगा तो चिंतन मनन अपने से करेगा कि नहीं करेगा? करेगा गुरुजी। तो जब चिंतन मनन करेगा तो 8वें भाव का काम हो गया और 8वां भाव ज्योतिष का भी। इसलिए व्यक्ति को सेल्फ स्टडी, ज्योतिष पढ़ने वाले व्यक्ति को सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। और यह देव विद्या है, इसलिए गुरु के द्वारा ज्ञान भी लेना चाहिए, दोनों ही साथ साथ करना चाहिए। तो वैसे देव गुरु बृहस्पति कुंडली के किस किस भाव के कारक हैं? सामान्यतः दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव महिलाओं के लिए, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव इत्यादि। यानी कि प्रमुख रूप से दूसरे, 5वें, 9वें एवं 9वें, 10वें एवं 11वें भाव के कारक होते हैं। यह तो महिलाओं के लिए तो पति के कारक हो, यह तो किसी वर्ग विशेष के लिए हो गया, या 7वें भाव के कारक पुरुष के लिए शुक्रदेव, यह वर्ग विशेष के लिए हो गया। लेकिन ऐसे चीज जो सभी पर जो नियम लागू हो वही हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए।
तो देव गुरु बृहस्पति इन भावों के कारक ग्रह हैं। साथ में देव गुरु बृहस्पति लग्न में दिग्बली होते हैं। परंतु विशिष्ट ग्रहों की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव, देव गुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव या पंचम भाव में होते हैं तो अति विशिष्ट फल देते हैं, यानी कि विशिष्ट भाव के माने जाते हैं, यानी कि विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो। अब आते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव को पुस्तकों में सप्तम भाव को कारक कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, आप सबने पढ़ा है, आप सबों के पास में एक नहीं फलित शास्त्र की कई कई पुस्तकें होंगी। आप लोगों के पास में है या नहीं है? आपके आशीर्वाद से है गुरुजी। सभी पुस्तकों में आप यह पाएंगे, अवलोकन करेंगे तो यह पाएंगे कि सभी पुस्तकें पुरुष वर्गों को आधार मानकर अधिकांशतः लिखा गया है। तो पुरुष के लिए सातवां भाव पत्नी का होता है, इसलिए पुस्तकों में सातवें भाव के कारक ग्रह अधिकांशतः जगह पर शुक्रदेव लिखा गया। तो वैसे शुक्रदेव सप्तम भाव के कारक हैं। शुक्रदेव सप्तम भाव के कारक हैं। चौथे भाव में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं। चौथे भाव में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं, परंतु 12वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए शुक्रदेव हमें से सदैव अच्छे फल देते हैं। यह जिस भाव से 12 में बैठ जाते हैं उस भाव के फलों में शुभ वृद्धि करते हैं। शुक्र 12वें भाव में शुक्रदेव। अब चलते हैं शनिदेव। तो शनिदेव छठे, 8वें, 10वें एवं 12वें का कारक होते हैं। छठे भाव में दुखों के कारक, तीसरे भाव में भी आयु के कारक, 8वें भाव में आयु के कारक, 10वें भाव में कर्म के कारक, 12वें भाव में सुख के कारक, और यह 7वें भाव में दिग्बली होता है। परंतु यदि शनि तीसरे भाव में एवं छठे भाव के शनि अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, अति विशिष्ट जो कारक ग्रह हो जाते हैं। अब राहुदेव की चर्चा करें तो राहुदेव तीसरे, छठे, 10वें भाव के कारक होते हैं। राहुदेव तीसरे, छठे, 10वें भाव के कारक, तीसरे भाव के भी, छठे भाव के भी, 10वां भाव के भी। और राहुदेव इन्हीं तीनों भावों में से तीसरे, छठे या 10वें भाव में स्थित होते हैं तो यह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हो जाते हैं। केतुदेव दूसरे एवं 8वें भाव, इन दोनों भावों में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। केतुदेव तो यह सभी ग्रहों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इस सभी ग्रहों को हम लोग भाव आधारित लिख लेते हैं। यदि आप लोग सहयोग करें तो आप लोगों की भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। सबसे पहले सूर्यदेव की चर्चा करते हैं। तो सूर्यदेव किस भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं? 11। चंद्रदेव किस भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं? लग्न एवं सप्तम। मंगलदेव किस भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं? बुधदेव किस भाव में? 11वें भाव में। बुधदेव। देवगुरु बृहस्पति पंचम नवम। शुक्रदेव 12वें भाव में, 12वें। शनिदेव
तीसरे राहु देव, और 3 6 10 राहु देव तीसरे छठे 10वें। जी एवं केतु देव के बारे में हमने 2 क्या 8 चर्चा? द्वितीय स्तंभ 2 8 मंजिल। अगर ये सभी ग्रह अगर इन्हीं भावों में हो तो वे ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देखें कि आपके कुंडली में कितने ग्रह अति विशिष्ट ग्रह हैं। चलित से 6 और वास्तव में 4। तो जो वास्तव में 4 हैं, तो जो ग्रह वास्तव में 4 हैं, उन ग्रहों की जब दशाएं चलती होगी तो उस भाव से संबंधित फल कुछ अधिक ही मिलते होंगे या मिले होंगे। जी जी गुरु जी। और आपका रुझान भी वही जो अति विशिष्ट जो योगकारक ग्रह बने उसी ग्रहों के अनुसार आपका व्यक्तित्व भी है, कार्य करने का या अभिरुचि भी मन में भी जिज्ञासा जगती है, तो उसी चारों ग्रहों के अंतर्गत में उपजता है, क्योंकि ये विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। गुरु जी, अगर त्रिक भाव के स्वामी होंगे तो कैसा फल देंगे? तो त्रिक भाव के 6 8 12 के अगर स्वामी तो होंगे जी। हाँ, तो अब यहाँ पर देखा जाए ना, तो जहाँ पे विशिष्टता आ जाती है वहां पे सामान्यता समाप्त हो जाती है जी, या सामान्यता की कमी आ जाती है। जहाँ पे विशिष्टता वाले नियम आ जाते हैं वहां पे सामान्य नियम प्रभावहीन हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जी। पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। अगर सूर्य देव 11वें भाव में बैठे हुए हैं, यदि वह अष्टमेश भी हैं, तो वह उतना नुकसानदायक नहीं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने बहुत तेजी में आज की कक्षा हुई और बहुत से विषय वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने आज की कक्षा में समझने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि कारक ग्रह हो गया, तो अब किसी भी भाव का फल खराब कब होता है? किसी भी भाव का फल खराब कब होता है? तो कब खराब होता है, यह समय सूचक शब्द है या क्या है? जी गुरु जी। गोचर भी कहेंगे सर, गोचर में समय सूचक भी कह सकते हैं। हाँ, या फिर युति या बैठने को भी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब भाव का फल कब खराब होता है, यानी किस समय खराब होता है? तो भाव से अष्टम भाव, जिस भाव का फलादेश करना हो, जैसे कि दशम भाव की बात चल रही है, तो दशम से 8वें भाव जो भी भाव बनता है, विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी की जब दशाएं चलती है तो भाव के फलों में, नौकरी में, कार्य में, क्षेत्र में इत्यादि में समस्याएं आती है। लेकिन वह व्यक्ति यदि कार्यों से संबंधित विषय वस्तुओं का अध्ययन करता रहे या जानकारी बढ़ाता रहे तो वह उस भाव के उपाय हो गए, तो जो खराब फल मिलने चाहिए थे वो खराब फल न मिल करके और उत्तम फल मिलेंगे। भाव से 22वें दृष्कान का स्वामी, फल दीपिका पुस्तक में दृष्कान के बारे में बतलाया गया है, चर्चा की गई है। तो भाव से 22वें दृष्कान का स्वामी हम लोग कैसे देखेंगे? लग्न का दृष्कान कैसे देखेंगे कि 22वां दृष्कान कौन है? तो यह थोड़ी सी विषय वस्तु अब लंबी होगी और आज की कक्षा में यह दृष्कान से संबंधित विषय वस्तु समाप्त नहीं हो सकता। तो यह विषय वस्तु कि भाव का 22वां दृष्कान की जब भी दशाएं होंगी तो भाव का फल खराब होगा, और इससे आगे की विषय वस्तु पर हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे।
तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आई होगी। और यदि कक्षा आप लोगों को अच्छी लगती है तो कक्षा की वीडियो आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। कम से कम महीने में 2-4 वीडियो तो अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य कर दिया करें। हमें नहीं कहते कि हाँ यह ज्योतिष विद्या है, हम किसी दूसरे के ज्ञानवर्धन में सहायक होंगे तो हमारे ज्ञानवर्धन में सहायक होंगे सर। भगवान बनेंगे ना।